हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका आरपीएस। दिस इज रोहित प्रताप सिंह। हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड वीडियो ऑफ मैराथन सीरीज फॉर क्लास 12th। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस वीडियो में हम इसका पहला पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। वैसे तो ये वीडियो आपको पिछले वीक ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हमें ये डिले करना पड़ा और आपको इस वीक मिल रही है ये वीडियो, उसके लिए सॉरी। पर अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपना हर दिन संडे वाला प्रॉमिस, और हर संडे आपको ये कंटेंट्स मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। लेकिन जो कोई भी अभी हमारे चैनल पे नया है वो जरूर जाए, जो कोई भी हमारे वीडियो पे नया आया है वो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप पे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं डी डब्ल्यू यानी वर्क डन जो है वो एफ डॉट डी आर वैक्टर है, वहीं डी यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस डी डब्ल्यू सी। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन डाल के मैं इसको लिख सकता हूँ। तो डी यू इजिकल टू माइनस एफ डब्ल्यू डॉट डी आर है। वहीं पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो वो माइनस डी डब्ल्यू सी अपॉन में क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे माइनस डी डब्ल्यू सी जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला देखा उसको मैं रख दूंगा, तो ये आ गया। अब आपको फर्स्ट चैप्टर में पता है कि जो फोर्स है उसको अगर क्यू नॉट से डिवाइड किया जाए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो सेम यहाँ पे भी तो हो रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है। तो डी वी जो है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर हमें मिल जाता है। से अगर मैं डेल वी बाई डेल एक्स करता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसे हम कहते हैं, तो मुझे ई एक्स की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू मिलेगी, ना कि पूरे ई की। वहीं अगर मैं प्योर डिफरेंशिएट यानी डी वी बाई डी आर करता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। तो आपको ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अब इन्हीं से हम अपना बेसिक जो सारे डेरिवेशंस हैं वो सब हम देखेंगे। अब सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? तो असल में ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जो कि रिक्वायर होता है किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से एक किसी खास पॉइंट पर लाने के लिए जो यूज़ होता है। और ये सब काम किस में हो रहा है? तो ये सब काम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम कुछ वर्क कर रहे होंगे, और इसी को बिना किसी एक्सेलरेशन के परफॉर्म करना ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि चार्ज को लाया तो जा रहा है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब मैं इसकी डेरिवेशन देखूं तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज में ले रखा है जो कि Q है। इस P पॉइंट पर हमें ये चार्ज लाना है। तो मैंने कहा कि कुछ इन्फिनिटी से ये चार्ज आ रहा है Q नॉट, तो किसी x डिस्टेंस पे मैंने इसका इंस्टेंस देखा और वहाँ से dx इसको स्लाइड करा है। dx स्लाइड करा है तो फोर्स की इक्वेशन तो आपको पता है, पहला चैप्टर थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। तो Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से मैंने वर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेशन किया इन्फिनिटी से r। फॉर्मूला तो यही कहता है ना कि वर्क डन कितना डन हुआ वही है। तो वर्क डन के लिए मैंने देख लिया। अब एफ डी एक्स को देखें तो यहाँ पे फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? पॉजिटिव है तो इस साइड में लग रहा होगा, लेकिन मैंने उसको डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में किया? इस डायरेक्शन में, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एफ डॉट डी आर जो है उसको मैं एफ आर कॉस थीटा लिखता हूँ। एफ डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा? कॉस 180। अब यहाँ पे जब मैंने लिख दिया ये, तो क्यू नॉट अपॉन में इंटीग्रेशन हुआ 1 अपॉन आर स्क्वायर का, तो 1 माइनस में 1 अपॉन आर इन्फिनिटी टू आर, ये देखना था। इसको जब मैंने आगे बढ़ाया तो मेरे को डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव जो है उसको इंटीग्रेट करना पड़ा। इंटीग्रेट करने पे मुझे पता लगता है कि जो वर्क डन जो कंजर्वेटिव है वो माइनस क्यू नॉट अपॉन आर है। अब माइनस क्यू नॉट अपॉन आर है तो मेरे को ये भी तो पता है कि डेल्टा यू माइनस डी डब्ल्यू सी था। अभी पिछले ही फॉर्मूले में बात की थी मैंने बेसिक में, जब इन्फिनिटी पे था तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी कि जो पी पे पॉइंट होगा वो माइनस डी डब्ल्यू सी ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो माइनस है इसको प्लस बनाया नेगेटिव साइन लगा के, और मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म आ गया क्यू नॉट बाई आर। बस रुक जाओ। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस सिस्टम के। एक चार्ज के लिए तो मैंने बात कर ली, अब दो के लिए क्या होगा? तो दो के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए लिख देना है। यानी कि ये बी था ये ए था, इन दोनों के बीच में हमें लिखना है। तो इसका वेक्टर माइनस इसका वेक्टर, दोनों पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी तो बात हो गई, लेकिन पोटेंशियल क्या है? जो हमारा मेन उसमें चैप्टर का नाम है वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है भाई? तो वो डिफाइंड होता है
as amount of work done required to bring a unit charge particle from infinity to a given point inside electrical field without any acceleration। किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर वर्क डन एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी से पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। यानी कि अगर मैं इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट चार्ज को मैं ला रहा हूँ तो वो हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अगर यूनिट चार्ज है तो वो हो गया पोटेंशियल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसके लिए क्या होगा, फिर से मैं सेम करूँगा, एफ डॉट डी एक्स के लिए फिर से 180 डिग्री लगाएंगे, उससे ये लिखा जाएगा, इसलिए वी पी माइनस वी इन्फिनिटी ये आ गया। सेम करने के बाद मुझे पता लगता है कि पोटेंशियल जो है वो प्लस के क्यू बाय आर है। अब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इफ़ एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल इज गिवन एज दिस, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इजी सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप अंधाधुंध होके डी वी बाई डी एक्स नहीं लगा सकते। यहाँ पे हर एक वेरिएबल है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तीनों एक्सिस में एक कंपोनेंट दे रहा होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, हम डेल का इस्तेमाल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, डेल वी बाई डेल एक्स लिखेंगे, यहाँ से मेरे को ई एक्स मिल जाएगा। सेम करके मैं ई वाई निकाल सकता हूँ, डेल वी बाई डेल वाई का। उसके बाद ई जेड आ जाएगा, उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड में लिख दूंगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया। ये आपको ट्राई करना है, मैंने सिर्फ मेथड बताया है। ऑल्दो इसकी मैं 2-3 दिन में एक PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा सारे सॉल्यूशन की, वहाँ से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज दिस वोल्ट, देन फाइंड ई एट दिस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन मेरे को दे रखा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो पी पे पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद सिर्फ उसमें वैल्यू डाल देंगे 1 और 2, एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2, इससे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ क्या है कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो है तो पोटेंशियल ज़ीरो होगा। दूसरी बात क्या है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो नहीं है तो पोटेंशियल कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर पोटेंशियल ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को ज़ीरो होना ही पड़ेगा, और अगर पोटेंशियल ज़ीरो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये चारों जो बातें ना, ये चारों बातें ये सारी गलत हैं, ये कभी मत रखना। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो है तो भी ये ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो हो, वो कुछ और वैल्यू रख सकता है, दोनों की वैल्यू सेम हो, नॉन ज़ीरो है तो नॉन ज़ीरो और ज़ीरो है तो ज़ीरो, ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए ये स्क्वायर है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आप क्यू चार्ज रख दो, सेम चार्ज रखा तो इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। पर क्या वी ज़ीरो है? वी कभी ज़ीरो नहीं है इस वाले सिस्टम में। इसी तरीके से बाकी सबके भी एग्जांपल हो सकते हैं, वो आप सोचिए ज़रा, मेरे को बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिफरेंस दिखा रखा है किस तरीके से, ये थोड़ा सा आप बस याद रख लीजिएगा। इसमें क्या क्या होता है, 1 तक में इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़्यादा होती है वी से और वी कम होता है, वहीं 1 के बाद क्या हो रहा है, वी ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो गई है। इसको बस एक बार थोड़ा सा आप रिमाइंड रखिएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। अब मेरे को एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है। फील्ड का हमने किया था पिछली वीडियो में, मैंने फील्ड का निकलवाया था, उसी तरीके का कुछ है इसका भी है। ये मैंने एक डाइपोल मान लिया, ए है, क्यों, डाइपोल की दूरी कहाँ से नापते हैं, सेंटर से, तो सेंटर से नापेंगे तो ये आर हो गया, तो आर प्लस ए ये है और आर माइनस ए ये है। दोनों चार्जेस के लिए यहाँ पे वी लिख देंगे। अब एक बात याद रखना कि वी जब आप लिख रहे हो या यू लिख रहे हो, आपको चार्जेस के साइन डालने हैं। ऐसे में वीपी में जब मैं माइनस क्यू के लिए लिख रहा हूँ तो के माइनस ऑफ के क्यू आर प्लस ए आया, और प्लस के लिए लिखा तो पॉजिटिव में आ गया। सॉल्व किया इसको तो मेरे पास वीपी क्या है, प्लस माइनस के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस क्यू लिखा है क्योंकि मैंने 2q इंटू एल, इसको मैंने पी लिखा है ना। अब भाई अगर q पॉजिटिव है तब तो ये p पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर q नेगेटिव तो ये p भी नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए प्लस माइनस लिखा हुआ है। उसके बाद अब जब शॉर्ट डाइपोल के लिए है तो r जो है वो बहुत बड़ा है, a से a को घटाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, अब ये a हटा देंगे और प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए। अब एक होता है इक्वेटोरियल के लिए, तो इक्वेटोरियल के लिए याद रख लीजिए आप, ज़ीरो होता है, डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती इसकी, ज़ीरो आंसर आता है वी।
वहीं पे अब मैं बात करूं अगर किसी भी खास पोजीशन पे, मतलब अब ये तो हो गया था इक्वेटोरियल था 90 डिग्री था, एक्सियल था 0 डिग्री था, बीच में आ गया, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में जान लेते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम थोड़ा बन जाता है इसमें। ये मैंने डाइपोल मान रखा है, ये ए दूरी है, ये ए दूरी है, ओके। यहाँ से मैंने पी पॉइंट माना, ये R2 वेक्टर मैंने मान लिया, यहाँ वाले को R1 वेक्टर मैंने कह दिया, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पी पॉइंट से सेंटर के लिए एक लाइन खींची और यहाँ पे दोनों 90 डिग्री के एंगल डाल दिए। इसमें क्या हुआ, ये 90 डिग्री था, ये थीटा था, तो ये भी थीटा हो गया, और ये 90 डिग्री मैंने बना ही रखा है इसी सोच से, ये ए दे रखा है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ही ये बराबर हो गया। यहाँ पे मैंने क्या देखा, जब मैंने इस थीटा माना इसको, तो ये ए था, ये तो ए कॉस थीटा हो गया, ये ए था तो ये भी ए कॉस थीटा हो गया। अब मैंने क्या किया, डाइपोल ऐसा चेंज हो गया, चेंज जब हुआ इस तरह, तो ये आर मैंने मान रखा है, तो अब मैं क्या लिखूँगा कि R1 जो है वो R माइनस ए कॉस थीटा हो गया है, और R2 जो है वो R प्लस ए कॉस थीटा हो गया है। इस तरह से जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे को VP नेट क्या मिल गया, KQ2A कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा मतलब घूमने वाला है फॉर्मूला, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन वैसे मैं आपको कहूँ तो CBSE जो है वो इसको नहीं पूछता इतना ज़्यादा, ये ज़्यादा इसमें कभी नहीं देखा गया है, कम है इसमें, बहुत कम है। वैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव की ज़रूर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये पूछ सकते हैं। अब फोर्थ शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये नेगलेक्ट हो जाएगा, और आप पे मिलेगा KP कॉस थीटा बाई ए आर स्क्वायर, KP कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस क्या है, तो लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच हैव सेम पोटेंशियल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल surface. Potential difference between any 2 points of the equipotential surface is always 0. There will be no work done in moving charge in equipotential surface. जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद मेटल सरफेस जो है वो ऑलवेज इक्विपोटेंशियल होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं मेटल सरफेस पे परपेंडिकुलरली। अभी ये भी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं बताने वाला, थोड़ा सा भी हिंट नहीं देने वाला, इसको आपको खुद ही ट्राई करना है और बाद में इसको सॉल्यूशन से देखना है, लेकिन ट्रूली इसको खुद ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करता हूँ। जैसे अगर एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो सर्कल में होगा। वहीं पे अगर कोई नॉर्मल इन्फिनिटी से फील्ड लाइन्स आ रही हैं, इस केस में इस तरीके से स्क्वायर बनता है, या इसको क्वाड्रिलेटरल कहना ज़्यादा सही है, रेक्टेंगल, ये बनता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद ये जो डायग्राम है, एक ये भाई फेवरेट डायग्राम होते हैं, लगभग हर पेपर में पूछ लेते हैं। ये क्या है कि पोटेंशियल सरफेस से एक डबल डाइपोल का और 2 आइडेंटिकल चार्जेस का, प्लस माइनस का है, प्लस माइनस क्या करते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके जो दूर वाला एक कोई पोटेंशियल सरफेस है ना अपोजिट साइड में, उसको बढ़ा दो और आगे वाले को पास करो इस तरीके से, सेम इसके लिए इस तरीके से, ठीक है। वहीं पे जब मैं बात कर रहा हूँ इक्वल चार्जेस की, दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं, उस केस में पास वाले को ज़्यादा कर दो। जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास होंगी ना तो रिपल्शन होता है, और लास्ट में ये ऐसा एक बना दो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन टू असेंबल दी सिस्टम्स। ये असल में एक क्वेश्चन का टाइप है, तो इसको मैं बता दूंगा। इसमें क्या होता है, जब किसी भी सिस्टम के लिए आपको ये पूछा जाए कि इस सिस्टम को असेंबल करने में वर्क डन कितना होगा या पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी, इसमें क्या करो, 2 चार्जेस के बीच में जितने आपको डिस्टेंस बन रहे हैं ना, लीनियर डिस्टेंसेस, उनको देख लो और वहीं से आप लिख सकते हो। कैसे, जैसे ये 2 चार्जेस उठाओ, इन 2 के बीच में सिर्फ ये वाला डिस्टेंस बनेगा एक जो ए का दे रखा है, इन 2 चार्जेस को उठाओ, इसके बीच में सिर्फ ए का बनेगा, इन 2 चार्जेस को उठाओ, इनके बीच में भी सिर्फ ए का बनेगा। और कोई चांस है कि हम स्ट्रेट लाइन के इस्तेमाल से किसी 2 और चार्जेस को जोड़ सकें? नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 3 बार हम ए डिस्टेंस वाली लाइन से हम जोड़ पा रहे हैं। तो कुछ मत करो यार, देखो KQ² बाय ए ये होता है, किसी इस वाली लाइन के लिए ऐसा लिखोगे, 3 बार है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वर्क डन है। और इसको क्या है, वर्क डन होता है नेगेटिव में, तो नेगेटिव एक साइन लगा दो बस। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं
यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर में क्या है, देखो दो चार्जेस को कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 बार तो दो दो चार्जेस कनेक्ट हो रहे हैं ए दूरी की लाइन से, यानी कि ए की लाइन से हम 4 बार कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये एक बीच में एक और लाइन बन सकती है इनके, और यहाँ पे भी बन सकती है, दो लाइनें और एक्स्ट्रा आ गई जिनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। इन लाइनों के बारे में क्या जानते हो आप, कितनी लंबी होती है, हाँ जी √2 कितनी होती है, ये √2 इंटू साइड होती है, तो √2a की, यानी कि दो ऐसी लाइन्स है जो √2a की हैं। लाइन के बारे में पता लग गया। अब KQ² बाय ए क्या होता था, वो दूरी जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि वो लाइन्स जिसके मदद से आप कनेक्ट कर रहे हो। तो मेरे को पता चला दो तरह की लाइन है, KQ² बाय ए है एक है KQ² √2a वाली, राइट, √2a वाली थी, ठीक है। अब एक तो माइनस लगा दो सब में, ए वाली कितनी आई थी, 4 आई थी, 4 लिख दिया, √2a वाली कितनी आई थी, 2 आई थी, 2 लिख दिया, ये आपका डन हो गया। इसी तरीके से यहीं पे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से, ये वैसे तो मैंने आपको असाइनमेंट देने का सोचा था लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक स्क्वायर बना दिया मैंने, स्क्वायर बनाया तो यहाँ पे एक और एस इस तरीके का, ठीक है, और स्क्वायर बनाया, लग तो नहीं रहा मेरे को बताया, ड्राइंग थोड़ी ख़राब है मेरी, लेकिन स्क्वायर बनाया है और ए दूरी का हैं सारे, ठीक है, कोई ड्राइंग के बारे में नहीं बोलेगा। अब देखो हर कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो देखो ए से मैं इसे जोड़ सकता हूँ, ए लाइन सेगमेंट से इसे 4, ए से इसे जोड़ सकता हूँ, एक ये 8, हर एक लाइन जुड़ गई ऐसे, तो क्या हुआ, 4 ये वाले, 4 8 9 10 11 12, यानी मेरे को पता लगा कि जो 12 बार मैं ए वाली दूरी से 12 बार ए वाली दूरी से मैं पॉइंट्स को जोड़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या सिर्फ ए वाले थे, नहीं भाई ये वाले भी तो हैं, ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये कितने थे, √2a वाले थे, तो 1 2 पीछे 3 4 तो इस साइड हो गए। अब साइड वाले देखें, 5 6 7 8 9 10 11 12, अगेन 12 हो गए ये तो, ठीक है, तो 12 बार आया भाई √2a, राइटिंग भी खराब हो गई मेरी, √2a, हाँ √2a के हो गए 12। अच्छा अब देखो अब कौन सी बचा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, 2 3 और ये और पीछे वाला 4, तो 4 बन रहे कौन से, बिल्कुल एज टू एज कनेक्शन वाले। वो कितने वाले होते थे, √3a के होते थे, 4 बन गए √3a के, समझ जाओ यार, ठीक है। और कुछ बन सकता है, नहीं हो सकता भाई, हमने ये मिला दिए, फेसेस के कॉर्नर्स मिला दिए, हमने सामने वाले मिला दिए, हमने साइड के मिला दिए, हमने बिल्कुल एज टू एज मिला दिए, यही बन सकते हैं, ये बन सकते हैं ना। मेरे को पता लग गया भाई, सिर्फ इसी तरीके से हम दो पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखो अब, KQ² बाय ए है, ए कौन सी है, KQ² बाय √2a वाली दूरी है, एक कौन सी है, KQ² बाय √3a की दूरी है। यही 3 तरीके थे, हाँ भाई 3 तरीके थे। ए को कितनी बार जोड़ पा रहा था मैं, 12 बार जोड़ा था ना, 12 लिख दो यहाँ पे, ये भी माइनस का ही है। √2a को कितनी बार जोड़ा था, 12 बार ही जोड़ा था, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। √3a को कितनी बार जोड़ा था, 4 बार, इसको 4 लिख दो, ये आपका आ गया वर्क डन। बस यही करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे एक और डेरिवेशन आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो ये रॉड है हमारी L लेंथ की, मैंने कहा R दूरी पे मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे पता लग करते थे, मैं पहले एक फील्ड की इक्वेशन लिखता था, उसमें dx लगाता था, dx को फिर इंटीग्रेट कर देता था, बस वही काम करना है ना। dv जो है, dv की बेसिक फॉर्म हमें पता लगी ना, KQ/R। R क्या है इस वक्त dx कुछ x दूरी पे नापूंगा, और यहाँ से कर रहा हूँ मैं, यहाँ से नापूंगा, ठीक है। पहला एलिमेंट जो है रॉड का वो कहाँ मिला, R दूरी पे, और लास्ट एलिमेंट कहाँ मिलेगा, L+R दूरी पे। तो इसी तरीके की लिमिट डाल दी। इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता है ना, dq को, लेकिन ये याद रखना बस λ × x लिखना है, ठीक है ना, उसको मत कर दे, उसको थोड़ा ध्यान देना।
वहाँ से मेरे को मिल गया क्या, v इज इक्वल टू के लेमडा एल एन एक्स, और r से r प्लस एल तक की लिमिट है, लिमिट डालो, ये फॉर्मूला आपके पास तैयार है। अब एक आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो ये कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है, ना सीबीएसई में ज़रूरत है, ना किसी कॉम्पिटिटिव में, कहीं बहुत नाक के बराबर इसको पूछा जाता है। लेकिन जिसको ज़्यादा खुजली होती है ना कि मेरे को नहीं भैया जानना है, उसके लिए ये लिखा हुआ है मैंने, सिर्फ फार्मूला ही जान लो वही बहुत है, डेरिवेशन भी तुम मत जानो। के लैम्डा इंटू एल एन सेक थीटा वन सेक फाई वन प्लस टेन फाई टू सेक फाई वन माइनस टेन फाई टू। और इसमें फाई वन फाई टू जो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने निकाला था इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन पे वहाँ पे जो फाई वन फाई टू था ना, जिस तरह नापा था, बस वही फाई वन फाई टू यहाँ पे भी नापा हुआ है। अभी ये देखो नाम थोड़ा सा बड़ा है भाई, देखो चार्ज रिंग की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे बस बात करता हूँ, ये निकालना। मैंने इसको बोला एक्स, इसको बोला स्मॉल आर, और रेडियस बोल दी कैपिटल आर, ठीक है। अब पाइथागोरस तो तुम्हें आती ही होगी, है ना, छोटी क्लास में पढ़ा था हमने। 90 डिग्री पे एंगल पे मैं हाइपोटेन्यूज को ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, है ना, उसको मत पूछ लेना। और रूट को भी 1/2 पावर लिखते हैं, ये भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें पता होगा। तो r² प्लस x² की पावर 1/2। अब dv के लिए फिर से मैंने कहा के डी क्यू बाई आर लिखा, डी क्यू को लेमडा डी एक्स लिख दो, कैपिटल क्यू लिख दो, जो मैंने वो लिख दो, के क्यू बाई आर आएगा, के क्यू बाई आर आए तो r की वैल्यू डाल दो, ये रही r की वैल्यू, ये फॉर्मूला तुम्हारा तैयार है। बहुत सिंपल है, इसमें डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट ये वाली नहीं होती। इसके बाद ये देखो डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, एक्सिस पे हम निकालते नहीं है, इक्वेटोरियल ही पता है हमें। एक्स दूरी, स्मॉल आर रेडियस पे ये एक एलिमेंट लिया है। एलिमेंट लेना मैंने पहली क्लास में तुम्हें सिखाया था 12th की, कि जब डिस्क पे एलिमेंट लेते हैं तो 2πr/dr होता है, डी ये एलिमेंट लिया जाता है जब, तो डी क्यू को मैं ये लिख सकता हूँ। यहाँ से मैंने ये इतनी खतरनाक सी इक्वेशन बना दी, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में ये आर वही है ये वाला, ये जो आर अभी हमने ऊपर लिखा था ना, वही आर लिखा है 1/2। और फिर इसका इंटीग्रेशन इसका मतलब अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा जानलेवा बन रहा है, लेकिन ये आप इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ोगे अभी। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, r² प्लस x² की पावर 1/2 जो है उसको मैं मान ले रहा हूँ t², सॉरी r² प्लस x² को। जब मैं t² मान रहा हूँ ना, तो अलग से इसको डिफरेंशिएट किया, तो 2r/dr जो है 2t dt है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ से मेरे को क्या पता लगा कि मैं जहाँ पे r/dr लिखा है ना, उसको मैं t dt लिख सकता हूँ अगर मैं इस वाले काम को मानूँ, ठीक है। तो लिख दिया मैंने, वहाँ से ये बेसिक ये आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले आते हैं आपके पास, मेन ये वाला याद रखना है आपको, ये वाला उतना खास याद नहीं रखना, बस देख लेना एक बार। एनालस क्या है, CD देखिए, CD जो है ना उसमें बीच में छोटा सा छेद होता है, उस छेद को थोड़ा सा बड़ा कर दो तो एनालस बन जाता है। ये देखो ये बना रखा है ना, खोखली डिस्क ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें क्या कर, कुछ नहीं करो भाई, देखो डिस्क के लिए तुम्हें फॉर्मूला याद है ना, तो ये बड़ा वाला रेडियस जो बी है उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा, इसमें से इतनी सी डिस्क गायब है ना, तो इसको हटा दो, ये वो फॉर्मूला लिख दिया, दोनों को इक्वेट किया, ये क्वेश्चन बन गई। CBSE में वैसे है नहीं है, लेकिन आप इसको मतलब मैंने बता दिया ताकि अगर आपको ये क्वेश्चन बना दे, डायरेक्ट एनालिस्ट का नाम तो नहीं लेगा, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है ना, क्वेश्चन अगर बना दिया तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। अब ये जो है ये आपका एक तरह से होमवर्क है। क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले तो लिख दिए कि आउटसाइड पॉइंट के लिए जो होता है वो ये रहा ρr³/3ε0r, सरफेस के लिए k³/r, इनसाइड के लिए ये रहा k³/r माइनस k³/2r³ माइनस कैपिटल R²। ये सब मैंने लिख दिया। आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो क्योंकि CBSE में वैसे डेरिवेशन नहीं पूछी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक बार आप इसको डिराइव करके देखो खुद। जो शीट मैं भेजूंगा उसमें इसके डेरिवेशन भी मैं डाल दूंगा, लेकिन डेरिवेशन आप खुद करके एक बार देखो। इसके बाद बात आती है एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। अब देखो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की डेरिवेशन तो ये बता रहा है, CBSE में है, ओके बुक में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ और नहीं पूछ सकता। ये आपको कह देगा कि होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी थिकनेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, ऐसा बहुत सारे दे सकता है वो काम। ऐसे में सबके लिए सेम काम यही है, सबके लिए फॉर्मूला यही होगा। एक बात बताओ, कंडक्टिंग स्फीयर है,
ठीक है, होलो नहीं, कंडक्टिंग स्फीयर है तो भी सारा चार्ज पे सरफेस पे भागता है। नॉन कंडक्टिंग होलो बोल दिया तो सरफेस ही तो बचा, उसमें अंदर कुछ है मामला जो चार्ज आएगा, सिर्फ सरफेस है तो सरफेस पे चार्ज चला गया। वहीं पे उसने क्या होलो कंडक्टिंग क्या है या सॉलिड कंडक्टिंग, बात तो एक ही, सरफेस पे ही तो चार्ज आ रहा है यार। तो मतलब काम एक ही है, आपको बस अलग अलग तरीके से नाम लेके आपको पागल बनाएगा। ठीक है, तो E इजिकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा मैंने। के जो है वो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मैं जो इस पे एलिमेंट लेता हूँ वो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होता है। फिलहाल डी आर नहीं है, मैं पूरे का एरिया ले रहा हूँ, तो 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। और क्यू है तो इसको मैं लिखूँगा क्या, दिस 4 पाई आर स्क्वायर। इसको लिखा तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसका बना मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको मैंने यहाँ पे पुट किया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर पूरा मैंने इंटीग्रेशन करके नॉर्मल के क्यू बाई आर स्क्वायर इसका आंसर ले आया। तो आप कह सकते हो भाई कि एक जो स्फीयर है ना उसका सारा यहीं पे कंसंट्रेट हो जाता है सेंटर पे, और इस तरह से मैं सरफेस बाहर के लिए चार्ज निकाल पाता हूँ। ये बाहर के लिए था। अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में भाई ज़ीरो होता है। ठीक है, चार्ज है ही नहीं, कुछ नहीं होता। यानी कि मतलब ये नहीं हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। मैंने फिर भी बोला था पोटेंशियल इसमें असल में के क्यू बाई आर ही होता है हर जगह, इसीलिए काम होता है। तो अभी यहाँ पे मैं एक ग्राफ से समझ सकता हूँ कि अगर मैं वी और आर का ग्राफ बनाऊँ तो टिल आर इक्वल टू कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर इसका वैल्यू रहेगी। उसके बाद ये 1/r पे डिपेंड करने लगती है। तो अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो पार्ट है वो पूरा ख़त्म हो गया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, प्रैक्टिस करो। वैसे तो यार ये मैंने तुम्हें आंसर तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कर लेना, इस वाले का आंसर निकाल लेना तमीज़ से। मैं आंसर उसको भेज दूंगा लास्ट में, उसी शीट में होगा इस सबका आंसर। इसमें जितने भी मैंने कहा ना कि तुम्हें करना है या होमवर्क है, उसका मैं 2-3 दिन में एक सेपरेट शीट बना के 2-3 पेजेस की आपको भेज दूंगा, उसमें आंसर होगा। लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करना है, बिना करे नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है कि 2 चार्जेस हैं, वर्क डन बताना है यहाँ से यहाँ तक जाने में। ये डायग्राम भी बना रखा है मैंने, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद डिस्क है रेडियस आर का, वो चार्ज है इतना, उसके हिसाब से बता दो। ये पी पॉइंट पे बताना है आपको, कैपिटल आर इसका है, और इसको असेंबल करने में क्या टाइम लगेगा। बस इतना ही चैप्टर था हमारा, आधा टॉपिक। इससे भी छोटा टॉपिक बनने वाला कैपेसिटेंस का, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको बताऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जाइए तुरंत इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी लोगों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। जिसे भी आपको लगता है कि 12th में इस बार और उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़रूर भेजिए ताकि वो भी इसको देख के इस पर हेल्प ले सके। साथ ही साथ अगर आप पे कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, मैं ज़रूर उसकी कोशिश करूँगा रिप्लाई करूँ। और अगर आपको कोई भी अलग सजेशन है किसी चैप्टर के बारे में, वो भी डालिए ज़रूर।